स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली, जहां उत्तराखंड के सभी मंदिर में सजावट देखने को मिले। देहरादून के पुलिस लाइन में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। वहीं हरिद्वार पुलिस लाइन मैदान में कृष्ण जन्माष्टमी पर रंगारंग कार्यक्रमों की धूम मच गई। खुद एसएसपी ने पुलिस और पुलिस विभाग के कार्मिकों ने पूरे उत्साह से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो ये अलग अलग तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार लोगों के बीच काफी उत्साह से भरा रहा और ऐसे में लोग नृत्य और भजन करते नजर आए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस जन्माष्टमी के त्योहार में शिरकत की और उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। पुलिस लाइन मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्त पुलिस परिजनों ने, पुलिस परिवार के सभी लोगों ने एकत्रित होकर आज पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक भव्य भारत जो कार्यक्रम था उसका प्रतिभाग किया। उसमें सभी लोगों ने अपने दर्ज कराई। साथ में बहुत ही सभी लोगों ने मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मैं सभी लोगों को समस्त पुलिसजनों की ओर से इस कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही समस्त राज्य में, समस्त देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना सभी लोगों ने। पुलिस लाइन में हर वर्ष की भांति इस बार भी झांकियां लगाई गई थी, पर एक झांकी जिसका सभी लोगों का मन मोहा जिस झांकी ने, उसमें समस्त उत्तराखंड की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जितने सांस्कृतिक हमारे निवास हैं, जो यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, ओम पर्वत वगैरह सभी को एक ही झांकी के माध्यम से दर्शाया। और उत्तराखंड का एक और लाल शहीद हो गया। मणिपुर में एक अभियान में शहीद हुआ जवान। शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा ऋषिकेश। तो ये जानकारी सामने आ रही। मणिपुर में एक अभियान में जवान वो शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर ऋषिकेश पहुंचा। टिहरी के देवप्रयाग का रहने वाला जवान हजारी चौहान शहीद हो गया है। सैन्य सम्मान के साथ पूर्णानंद घाट में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 12 बजे शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम प्रेमचंद अग्रवाल देवप्रयाग विधायक भी इसमें शामिल होंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रेमचंद अग्रवाल देवप्रयाग विधायक इसमें शामिल होंगे। 12 बजे शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्णानंद घाट में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और वहीं बढ़ते आगे देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धारचूला विधायक हरीश धामी को लेकर आज होगी बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो ये जानकारी देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में सचिव आपदा, प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। पिथौरागढ़ के डीएम भी इस बैठक में जुड़ेंगे। आपदा के कार्यों को लेकर अहम बैठक होने जा रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक ने सदन में मांग उठाई थी। पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त और इसी को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि इस बैठक में सचिव आपदा, प्रमुख सचिव भी शामिल होंगे। साथ ही साथ पिथौरागढ़ के डीएम भी जुड़ेंगे और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो देहरादून से ही बड़ी जानकारी सामने आ रही। धारचूला विधायक हरीश धामी को लेकर आज ये अहम बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अभय, जिस तरीके से देखें विधायक हरीश धामी को लेकर आज ये बैठक होने जा रही, बैठक कितना अहम, कब से शुरू होने जा रही है? बिल्कुल, आपसे कुछ देर में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु इस बैठक को यहाँ पर अध्यक्षता की उस बैठक करेंगे। आपदा सचिव उस बैठक में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि धारचूला विधायक हरीश धामी इस बैठक में अपने क्षेत्र के उन आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जिक्र यहाँ पर करेंगे जहाँ पर आपदा से जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय नजर आ रही है। पिछले कई वर्षों से ये कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार धारचूला जो विधायक हैं हरीश धामी, वो अपने क्षेत्र में आपदाग्रस्त क्षेत्रों की जो समस्या है उनको उठाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, उनको लगातार उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उस पर अपना ध्यान आकर्षित करे और उस पर कार्रवाई यहाँ पर करे ताकि जो आपदा से प्रभावित जनता है उसको राहत यहाँ पर मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार मानसून सत्र के दौरान धारचूला विधायक को आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से हर उस मांग पर यहाँ पर काम किया जाएगा जो जनता से जुड़ी हुई है और आपदा में जो जनता प्रभावित हो रही है उनके लिए लगातार वहाँ पर सरकार की तरफ से राहत कैंप या फिर जो दूसरे राहत बचाव के जो काम होने चाहिए उनको करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। और उसी के संदर्भ में आज ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बैठक यहाँ पर हो रही है। मुख्यमंत्री अभी ये कह सकते हैं कि जो नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र कार्यक्रम है लोकसेवा आयोग के, उस कार्यक्रम में अभी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे वो भी इस बैठक का अपडेट यहाँ पर लेंगे। लेकिन तब तक ये कह सकते हैं कि प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन वो इस बैठक में यहाँ पर रह रहे हैं। पिथौरागढ़ के जो जिलाधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि धारचूला विधायक लगातार इस बात को उठाते यहाँ पर आए हैं कि जो क्षेत्र उनका है, धारचूला का जो क्षेत्र है वो आपदा की जद में है और सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आता है। ऐसे में जब वहाँ पर जो लोग विस्थापित की मांग वहाँ पर कर रहे हैं, विस्थापन की मांग लगातार उनके क्षेत्रों में हो रही है। और 3 गांव ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों से ये कह सकते हैं कि टेंट में रहने के लिए मजबूर वहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि उस गांव पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। तो उन लोगों के विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो अभी तक सुचारू रूप से वहाँ पर अब है जिस तरीके से लोगों के विस्थापन किए जा रहे हैं, ऐसे में अगर हम देखें कहीं ना कहीं ये बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। जो आम जनमानस है उनके लिए ऐसे में सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर हम देखें मुख्यमंत्री लगातार आपदा को लेकर काम भी करते आए, कहीं ना कहीं काफी हद तक ये सफल भी रहा है। लेकिन अब क्या लगता है इस बैठक में किस तरह की बातचीत, निर्देश दिए जा सकते हैं, कार्य योजना क्या तैयार किए जा सकते हैं? बिल्कुल, इस बैठक में सबसे बड़ी जो कार्य योजना होगी वो यही होगी कि जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार से राहत के बचाव के काम किए जा सकते हैं। यानी जो प्रभावित जो लोग हैं उन लोगों को कैसे राहत वहाँ पर पहुँचाई जा सकती है। जिन गाँवों का विस्थापन वहाँ पर होना है, उन गाँवों के विस्थापन की जो प्रक्रिया अब तक जिलाधिकारी के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उन गाँवों को कहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सकता है या कहाँ पर उनको जगह दी जा सकती है जहाँ पर वो लोग अपना गाँव अपना रहने के लिए गुजर बसर वहाँ पर कर सके। क्योंकि धारचूला सीमांत क्षेत्र आता है, जिस प्रकार से वहाँ पर आपदा अपना कहर बरपाती है, तो ऐसे में लोगों के लिए लगातार वहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार मानसून सत्र में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग वहां पर करी थी। उस पर ये कह सकते हैं कि सभी सहमत नहीं हो पाए थे। सरकार की तरफ से भी उसे अस्वीकार करने का वहाँ पर कर दिया गया था। और उसके बाद जो धारचूला विधायक है वो अपनी ही पार्टी के नेताओं से भी काफी नाराज वहाँ पर नजर आए थे, क्योंकि जो पार्टी की रणनीति थी उस रणनीति में उस आपदा जैसी प्रमुख समस्या थी उसको उठाने का काम नहीं हो पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि संजीदगी से उस व्यवस्था को यहाँ पर सुना था और उन्होंने विधायक को आश्वासन दिया था सदन के बाद में कि जैसे ही ये सत्र की अवधि यहाँ पर समाप्त होगी, सत्र के बाद उनकी जो समस्या है उन पर यहाँ पर त्वरित गति से काम यहाँ पर किया जाएगा। तो आज उसके लिए कह सकते हैं कि प्रमुख सचिव जो आर.के. सुधांशु है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक अभी यहाँ पर हो रही है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन इस बैठक में है और विधायक से उन सभी चीज़ों का विवरण यहाँ पर लिया जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों में इस समय सबसे ज़्यादा आपदा प्रभावित जो लोग हैं वो रह रहे हैं और उनके लिए किस प्रकार से राहत पहुँचाई जा सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि धारचूला के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संजीदगी से काम करें और विधायक की जो मांगे थी उन मांगों पर महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय से शुरू होने वाली है। अब जिस तरीके से हम देखें कहीं ना कहीं जब सदन में मांग उठाई गई, उत्तराखंड अगर हम बात करें, ना सिर्फ धारचूला, अन्य जगहों पर भी जो आपदा से लोगों को है मार झेलनी पड़ती है इसकी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बैठक आयोजित की जा रही है, अगर हम धारचूला की बात कर लें, जहां से लोग विस्थापित हो रहे हैं, लोगों को टेंट का सहारा लेना पड़ रहा है, तो क्या अब इस तरह की जो समस्याएं किस हद तक लोगों को निजात मिल पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मुख्यमंत्री ने निर्देश यहाँ पर दिए तो फिर उसका रिजल्ट भी मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर अपडेट यहाँ पर किया जाता है। मुख्यमंत्री जो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने निर्देश दिए हैं
तो ऐसा समझा जा सकता है कि अब धारचूला के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है उसका निदान होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और आज जिस प्रकार से उनके धारचूला के जो विधायक हरीश धामी, उनसे जिस प्रकार से प्रमुख सचिव के द्वारा विवरण मांगा गया है और अब से कुछ देर में जैसे ही बैठक होगी तो फिर ये समझा जा सकता है कि जिला अधिकारी से भी उस बाबत पूछा जाएगा कहाँ पर अभी तक जो ये कह सकते हैं कि विस्थापन की प्रक्रिया अटकी हुई थी उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। तो लगातार धारचूला के उन आपदा के क्षेत्रों को लेकर जो अभी तक जो राहत बचाव काम नहीं हो पाए थे उसको लेकर अब त्वरित गति से वहाँ पर काम होंगे और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ये कह सकते हैं कि आगामी कुछ महीनों में लोगों को और राहत बड़ी मिलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में बारिश के आसार। तो मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में बारिश के आसार जताए हैं। उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश की जो है संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। तो ये जानकारी मौसम को लेकर उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं बात करें तो टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में बारिश के आसार और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, देहरादून, बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और कई जिलों को लेकर जो है विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। तो मौसम को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार देखिए तो उत्तराखंड में बारिश का कहर बरप रहा है और ऐसे में लोग जो है इसके मार से मर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आफत की बारिश लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। तो कई अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और वहीं कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर उलझ गए हैं। एक पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं कि वह वेतन भत्ते नहीं लेंगे, तो दूसरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वेतन भत्ते बढ़ाए जाने का स्वागत किया। ऐसे में पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच हुए इस मतभेद के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। तो उधर भाजपा ने इस पर चुटकी ली है। दरअसल गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के तहत विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। विधायकों के ही आग्रह पर जो है सरकार ने वेतन वृद्धि करने का काम किया है। और स्वाभाविक बात है कि विधायक, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ, जितना जो है आमजन से जुड़ा हुआ होता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होता है। वो जो है विधानसभा भी देखना है, प्रदेश भी देखना है, उसके जो घर आगंतुक आते हैं उनका सत्कार भी करना होता है। तो बढ़िया है। अब मैंने कहा ना कि कुछ लोग इसको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग नहीं स्वीकार करेंगे। गणेश कुदियाल जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब विधायकों ने ये आग्रह किया कि वेतन या उनके उसमें जो है वृद्धि होनी चाहिए, तभी वृद्धि हुई। विधानसभा के सत्र का कुल मिलाकर जो हासिल आया वो ये आया कि माननीय विधायक गणों की और पूर्व विधायकों की आय में कुछ इजाफा हुआ है। आधिकारिक रूप से तो अभी किसी ने बाहर नहीं कहा है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख। और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया। यदि गणेश गोदियाल जी कह रहे हैं कि मैं अपना बढ़ावा वेतन नहीं लूंगा,
मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, वो तो इतने संपन्न हैं कि वो जो इतना भी वेतन या पेंशन जो उनको मिलती है वो न लें, सारा इतना ही करें वो। और उनसे ये भी आग्रह करूँगा कि जो उनकी पार्टी के अन्य पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक हैं जो बढ़ा वेतन जो उनको मिलना है, वो सबसे अपील करें अपने विधायक जो हैं उनकी पार्टी के कि इस प्रकार का वो भी निर्णय लें जैसे गोदियाल जी ने निर्णय लिया। निश्चित रूप से गोदियाल जी का निर्णय जिस प्रकार से उन्होंने लिया है, तो यदि सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं यदि वो लेंगे तो मैं समझूंगा कि गोदियाल जी ने निर्णय अच्छा लिया। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत कांग्रेस हाईकमान ने एक समिति का गठन किया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान ने एक समन्वय समिति गठित की है। उन्होंने बताया कि समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम वरिष्ठ नेता सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को सुझाव देगी। केदारनाथ उपचुनाव पार्टी के मद्देनजर भी और देश के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और पार्टी अभी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव जो जीती है उससे पार्टी में बहुत जोश और उत्साह है और मैट्रिक लगाने के पूरे मूड में है। जनता हमें भरपूर सहयोग दे रही है और आगामी जो निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों को टालना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो गया है कि आज की तारीख में यदि निकाय और पंचायत चुनाव होंगे तो उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान हो चुकी है इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार से। केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कोई भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए एक भारी भरकम हैवीवेट समिति बनाई गई है जो पूरा का पूरा केदारनाथ उपचुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव को अपनी देखरेख में क्रियान्वयन कराएगी। और वहीं रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही, केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग खुला, घोड़ा खच्चरों की आवाजाही हुई शुरू। पिछले 24 घंटे में सामान पहुंचाया गया धाम। 20 से ज्यादा घोड़े खच्चरों पर राशन सब्जी पहुंचाई गई है। तो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग खुल चुका है और 26 दिनों बाद जो है ये रास्ता खोला गया है। 31 जुलाई से बंद पड़ा था केदारनाथ धाम का ये पैदल मार्ग। घोड़ा खच्चरों की आवाजाही जो है शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सामान जो है धाम पहुंचाया गया है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में जो सामान है वो ऊपर केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। वहीं 20 से ज्यादा घोड़े खच्चरों पर राशन सब्जी पहुंचाई गई है। आपको बता दें पिछले 26 दिनों से ये मार्ग बंद था और अब पैदल मार्ग जो है खोल दिया गया, जिससे आवाजाही में जो मुश्किलें हो रही थी कहीं ना कहीं वो अब आसान होती दिखाई दे रही है। तो 31 जुलाई से जो है केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बंद था। तो अब जो है ये रास्ता खोल दिया गया है। पिछले 24 घंटे में सामान भी पहुंचाए गए हैं। तो 20 से ज्यादा घोड़े खच्चरों पर राशन सब्जी पहुंचाई गई है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें जो है आसान हो गई है और 26 दिनों बाद आवाजाही में ये आसानी लोगों के लिए। 31 जुलाई से जो केदारनाथ धाम का ये पैदल मार्ग बंद पड़ा था, जहां अब जो है आवाजाही शुरू हो गई है और सब्जियां के साथ साथ जो है अन्य सामान भी धाम पहुंचाए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, यमुना घाटी से बड़ी जानकारी सामने आ रही। पुरोला क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश और बारिश के बाद कमल नदी का बढ़ा जलस्तर। अस्थायी लकड़ी का पुल भी नदी के बहाव में डूबा। 3 ग्राम सभा के ग्रामीणों की बड़ी मुसीबत। तो ये जानकारी पुरोला क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, तो लगातार जो बारिश का कहर है वो लगातार देखा जा रहा है। और बात करें तो नदी का जलस्तर बढ़ गया है और अस्थायी लकड़ी का पुल भी
इस नदी के बहाव में डूबा और ऐसे में लोगों के लिए भारी मुश्किल जो है सामने आकर खड़ी हो गई है और अस्थायी लकड़ी का पुल भी नदी के बहाव में डूब चुका है और ऐसे में 3 ग्राम सभा के ग्रामीणों के लिए जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी अपना भयंकर और विकराल रूप ले चुकी है। नदी में ये बहाव आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं, कितनी परेशानी है। तो बढ़ते जलस्तर ने 3 ग्राम सभा के ग्रामीणों के लिए ये मुसीबत बढ़ा दी है। तो बारिश के बाद जो है नदी का जलस्तर बढ़ा और इसमें जो पुल है लकड़ी का पुल वो भी बह गया। और वहीं गैरसैंण में आयोजित मानसून सत्र के दौरान आपदा के विषय पर विपक्ष के सदन से वॉकआउट करने के बाद हो रही सियासत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के आरोपों को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमण ने कहा कि सदन में विपक्ष के सदस्यों को पूरा समय दिया गया था, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने टाइम मैनेजमेंट न करते हुए उस समय को अन्य चीजों में गंवाने का काम किया है और जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष को पूरा समय देते हुए उनकी बात रखने का अधिकार दिया था। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कुछ नहीं कर पाए और अब जब विपक्ष में है तो सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है। केवल और केवल सरकार के खिलाफ एक भ्रामक प्रचार करने का काम करती है। सत्र चला है, अगर वो अपने सत्र में भी अपनी बात नहीं रख पाए तो मुझे लगता है इससे बड़ा निंदनीय क्या काम होगा। सरकार ने जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको पूरा भरपूर समय दिया आपदा के क्षेत्र में भी बोलने का, लेकिन वो वॉकआउट करके चले गए ये दिखाने के लिए कि वो बहुत बड़े हितैषी हैं उत्तराखंड के। तो मुझे लगता है कि अगर इतने घंटे में भी कांग्रेस अपने पक्ष की बात नहीं रख पाई, उनके विधायक नहीं रख पाए, तो वो उनकी कमियां हैं, वो अपनी कमियों को ढूंढे। सरकार ने तो भरपूर समय दिया, कितना समय चाहिए सरकार को? सरकार ने पूरा समय देने का काम किया और कांग्रेस को पहले 2 बार सत्ता में कांग्रेस रही है तो कितना समय प्रदेश के कार्य और विकास करने के लिए उनको समय मिला। मुझे लगता है कि आज अगर वो इस तरह की उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं तो एक उंगली अगर कोई किसी की तरफ उठाता है तो 3 उंगली उनकी तरफ उठती है। तो कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि सरकार ने भरपूर समय देने के बावजूद भी उनके विधायकों ने उस समय का सदुपयोग नहीं करा और विधानसभा के अंदर केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम करा, नकारात्मकता के साथ काम किया। और सरकार चाहती रही कि पूरे प्रदेश के विकास के जितने भी हमारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचने का काम हो, जितनी योजनाओं को पास करने का काम सरकार ने किया। मुझे लगता है पहली बार ये इतिहास में हुआ धामी जी की सरकार में कि इतना सत्र बहुत ही बेहतर तरीके से चला। विपक्ष भी इसमें सहयोग में रहा और सत्ता पक्ष ने तो अपने जितने भी काम थे, जितनी योजना थी, उनको रखने का काम पटल पर किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने आप में मंथन करना चाहिए कि वो क्यों नहीं रख पाए अपनी बातों को। कांग्रेस और वहीं बढ़ते आगे खबर हरिद्वार से है, जहां सार्वजनिक स्थल पर मोबाइल फोन बेचने के नाम पर टप्पेबाजी करने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। सिरकुल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक चाकू, 2 मोबाइल फोन और मोबाइल नुमा कांच का टुकड़ा नकदी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि लेबर चौक पर एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है। मौके पर पहुंचने पर सामने आए भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति मोबाइल फोन बेचने का प्रयास कर रहा था। संदेह होने पर उसे पकड़कर तलाशी ली गई। तब उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन, एक चाकू, 2 मोबाइल कवर और उसके अंदर से अलग अलग कांच के मोबाइल नुमा पीस भी बरामद किए गए। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।